नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। पिछले हफ्ते देश के सबसे अमीर आदमी, दुनिया के तीसरे सबसे धनी आदमी गौतम अडानी तीसरे से सातवें पायदान पर खिसक गए। उनकी संपत्तियों में तेज गिरावट आई। दुनिया के धन कुबेरों की सूची बनाने वाली फोर्ब्स के ताजा आंकड़े के मुताबिक 27 जनवरी 2023 तक गौतम अडानी की संपत्तियों में 19% की गिरावट दर्ज हुई। उनकी संपत्ति में से $22.7 बिलियन अचानक से हवा में उड़ गए। यही हाल अडानी समूह की कंपनियों का भी रहा। 24 से 27 जनवरी के बीच स्टॉक मार्केट में कंपनी के लगभग 4.17 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कंपनी की नेटवर्थ में 20% की गिरावट आ गई। इसी तरह भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों की कीमत 3.45% गिर गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की कीमत 7.36%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5%, बैंक ऑफ इंडिया की 5.63% और पंजाब नेशनल बैंक की 5.31% गिर गई। ये आंकड़े आगे बदल भी सकते हैं क्योंकि हमने इसे 30 जनवरी को ही रिकॉर्ड कर लिया है। हम आगे बढ़ें उससे पहले दो छोटी बातें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। हमने इस वीडियो को तैयार करने में बड़ी मेहनत की है क्योंकि इसका लेना देना आपकी जिंदगियों से है, आपकी खून पसीने की कमाई से है। और भारतीय मीडिया के बड़े हिस्से ने इस खबर को या तो दबाया है या फिर तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। न्यूज लॉन्ड्री इसे जस का तस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसे न तो किसी कॉरपोरेट का विज्ञापन चाहिए न किसी सरकार का। यह सब्सक्राइबर के जरिए चलने वाला संस्थान है जिसे आप चलाते हैं। हमारा नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। तो बीते हफ्ते भारत के शेयर बाजारों में एक तूफान आया था। इस तूफान में आम भारतीय निवेशकों की गाढ़ी कमाई का पैसा तिनके की तरह उड़ गया। इसकी शुरुआत हुई 24 जनवरी को आई एक रिपोर्ट से। 32,000 शब्दों की बेहद लंबी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हिंडनबर्ग नाम की अमेरिकी संस्था ने जारी किया था। यह रिपोर्ट हमारे देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह अडानी ग्रुप के ऊपर है। इस रिपोर्ट में आरोप है कि अडानी समूह कई तरह की संदिग्ध, अवैध और गैर कानूनी गतिविधियों के जरिए अपना व्यापारिक साम्राज्य फैलाता रहा है। भारत के लिहाज से यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लाखों आम निवेशकों का करोड़ों रुपए डूब गया। आगे भी डूबने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मीडिया, खासकर खबरिया चैनलों ने इस खबर पर चुप्पी साध ली। हिंदी के पाठक दर्शक वर्ग को पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा तूफान कहां से आया और किस ओर जा रहा है। इसलिए इस हफ्ते की टिप्पणी में सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात होगी। यह एक लंबा, बेहद जटिल वित्तीय मसला है जिसमें मेरा हाथ थोड़ा तंग है। एक यूट्यूबर हैं अक्षत श्रीवास्तव। उनके वीडियो के जरिए मैंने इस जटिल मसले को समझने की कोशिश की। जितना मैं समझ पाया उसे आपके सामने रखूंगा। अक्षत श्रीवास्तव को विशेष धन्यवाद। तो 32,000 शब्दों वाले अडानी कथा के 5-6 हिस्से हैं, लेकिन पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट की अहम बातें बुलेट पॉइंट में जान लीजिए और अंत में हम आपको अडानी समूह का जवाब भी बताएंगे। अडानी समूह ने स्टॉक का मैनिपुलेशन करके लगभग 17.8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। अपनी कंपनियों की कीमत वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई। शेल यानी फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर अपनी ही कंपनियों की शेयर होल्डिंग को अपने पक्ष में भुनाया। अडानी समूह की कमजोर वित्तीय फंडामेंटल की कीमत आम निवेशकों को अपनी गाढ़ी कमाई के रूप में चुकानी पड़ सकती है। आम टैक्स पेयर का पैसा जो बैंकों और LIC के जरिए लोन के रूप में अडानी समूह में लगा है, उस पर भी खतरा है। तो ये रहे बुलेट पॉइंट। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित एक निवेश रिसर्च संस्था है। इसका मुख्य काम है शॉर्ट सेलिंग के जरिए मुनाफा कमाना, निवेश संबंधी शोध और पड़ताल करना और अगर जरूरी हो तो विसल ब्लोइंग करना। यानी अगर रिसर्च और पड़ताल के दौरान कंपनियों के वित्तीय कामकाज में कोई संदेहास्पद गतिविधि नजर आती है तो उसकी जानकारी को उजागर करना। लगे हाथ आप शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी जान लीजिए। यह एक किस्म की निवेश रणनीति है जिसकी फिलॉसफी है सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना। इसको ऐसे ही समझिए कि किसी शेयर की कीमत आज 100 रुपए है, लेकिन अगले कुछ दिनों में यह 75 रुपए होने का अनुमान है, तो कंपनी उसे आज बेच देती है और फिर 75 रुपए का होने पर उसे वापस खरीद लेती है। इस तरह 25 रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग में विशेषज्ञता है और विश्वसनीयता है।
हिंडनबर्ग दुनिया भर में कॉरपोरेट गतिविधियों पर नजर रखती है, संदिग्ध गतिविधियों वाली कंपनियों की जांच पड़ताल करती है, जरूरत पड़ने पर विसल ब्लोअर का काम करती है, यानी खतरे की घंटी बजाना और लोगों को समय रहते चेताना। इसका प्राथमिक मकसद होता है कंपनियों की प्रोफाइल पर शोध करके निवेश करना और मुनाफा कमाना। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने भारत के सबसे बड़े उद्यमी गौतम अडानी की कंपनी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी की। इसका शीर्षक है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंदी में कहें तो अडानी समूह कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी इतिहास के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा है। 32,000 शब्दों की यह रिपोर्ट बहुत लंबी, बहुत परतदार और बहुत सारे स्रोतों, लेखों, कंपनी की घोषित जानकारियों, मीडिया रपटों और दस्तावेजों पर आधारित है। अब तक सामने आए स्रोत और दस्तावेज विश्वसनीय नजर आते हैं। हिंडनबर्ग इससे पहले भी तमाम कंपनियों पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी कर चुका है। इसमें ट्विटर और टेस्ला जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की प्रोफाइल के मुताबिक इस तरह की रिसर्च के लिए सिर्फ अडानी समूह को नहीं चुना गया था। साल 2020 के बाद से हिंडनबर्ग ने करीब 30 कंपनियों के स्टॉक शॉर्ट सेलिंग के लिए चुना था। अडानी उनमें से एक थे। इसमें इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भी शामिल थी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग सोच समझकर उन कंपनियों को शॉर्ट सेलिंग के लिए चुनता है जिनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस या तो संदेहास्पद हों या फिर जिनकी ग्रोथ रेट अविश्वसनीय हो। इस लिहाज से अडानी समूह हिंडनबर्ग के लिए सबसे सटीक विकल्प था। राजनीतिक करीबियों और तेज गति से बढ़ रही संपत्तियों के चलते अडानी समूह दुनिया भर की नजरों में था। जाहिर है वह हिंडनबर्ग की नजरों से नहीं बच सकता था। एक आरोप यह भी लग रहा है कि क्या हिंडनबर्ग हवा में बात करने वाली संस्था है या फिर यह हिट एंड रन कर रही है। इसे देखने का अपना अपना नजरिया है। हम इसे अमेरिकन कंपनी निकोला के उदाहरण से समझते हैं। साल 2020 में निकोला पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू $34 बिलियन थी। आज इसकी बाजार कीमत $1.3 बिलियन रह गई है। इसके मुख्य प्रमोटर ट्रेवर मिल्टन दोषी सिद्ध हो चुके हैं। क्या अडानी समूह के साथ भी ऐसा हो सकता है? हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते आज। अडानी समूह की बिजनेस प्रैक्टिसेस पर संदेह या सवाल बढ़ने इसलिए भी शुरू हुए क्योंकि उनकी मौजूदा संपत्ति का 85% हिस्सा पिछले 3 सालों में बढ़ा है। आसान शब्दों में इसे समझिए। अगर आज गौतम अडानी के पास कुल 100 रुपए हैं तो इसमें से 15 रुपए उन्होंने पिछले 30 सालों में कमाया था और 85 रुपए पिछले 3 सालों में कमाया है। ये चौंकाने वाली ग्रोथ है, खासकर जब आपकी संपत्ति $130 अरब के आसपास हो। पैसा ही पैसा होगा। पिछले 3 सालों में अडानी समूह की विकास ऊर्ध्वाधर दिशा में बढ़ी है। यह वो समय था जब दुनिया में मंदी का असर था। भारत समेत पूरी दुनिया कोविड महामारी से गुजर रही थी। भारत की जीडीपी में गिरावट का संकेत कोविड शुरू होने से पहले ही दिख रहा था। यानी सब कुछ मार्केट के खिलाफ जा रहा था, लेकिन अडानी समूह का विकास लंबवत ऊपर जा रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि गौतम अडानी और उनके पारिवारिक सदस्यों के पास लगभग $120 बिलियन की होल्डिंग है। इसमें से लगभग $100 बिलियन पिछले 3 सालों में जुड़े हैं। यह वृद्धि उनके स्टॉक्स की कीमतों में आई अविश्वसनीय तेजी के बाद हुई। हिंडनबर्ग के मुताबिक इसके पीछे मार्केट मैनिपुलेशन करने वाले तमाम हथकंडे अपनाए गए। इसे विस्तार से समझने के लिए आप हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूं। बीते 3 सालों की अडानी समूह की अविश्वसनीय विकास यात्रा का मॉडल उधार पर आधारित है। उधार जनित विकास यानी आप मार्केट से कितना पैसा उधार ले रहे हैं और कितना अपने धंधों में निवेश कर रहे हैं। इस पैसे से उस कंपनी के स्टॉक की कीमतों में उछाल आता है, लेकिन यह पैसा जनता का है। पर इस पैसे से संबंधित कंपनी के स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं और फायदा सबसे ज्यादा अडानी परिवार को होता है। उधार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, जिसे करंट रेशियो कहते हैं। करंट रेशियो दरअसल कुल एसेट और कुल लायबिलिटी यानी देनदारी का अनुपात होता है। अगर यह अनुपात 1 है, यानी जितना एसेट है उतनी ही लायबिलिटी है, तो इसे स्वस्थ माना जाता है, यानी कंपनी के पास उतनी ही संपत्ति है जितनी उसकी देनदारी है। अगर यह अनुपात 1 से कम है तो यह खतरनाक माना जाता है। इसका अर्थ है कि कंपनी के पास संपत्तियां कम हैं लेकिन उसकी देनदारी यानी उधार ज्यादा हैं।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अडानी समूह की 7 में से 5 कंपनियों का करंट रेशियो नकारात्मक यानी 1 से कम है। अडानी ग्रीन एनर्जी का करंट रेशियो हमें बताता है कि जितना कंपनी की संपत्तियां हैं उसकी लगभग दोगुनी उनकी देनदारी है। अडानी टोटल गैस का करंट रेशियो और भी खराब है। यही हाल अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेस का भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों के साथ एक और बड़ी समस्या है शेयर प्लेजिंग की, यानी गौतम अडानी के परिजनों के पास कंपनी के जो शेयर मौजूद हैं उन शेयरों के एक हिस्से को गिरवी रखकर इन लोगों ने अतिरिक्त लोन ले रखा है, यानी यह कंपनी कई स्तरों पर लोन के कुचक्र में है। मसलन अडानी ग्रीन एनर्जी के 4.36% शेयर के ऊपर लोन लिया गया है। इसी तरह अडानी पावर के 25% शेयर के ऊपर लोन लिया गया है। वित्त विशेषज्ञ, मार्केट के जानकार बताते हैं कि लगभग 100% मामलों में शेयर प्लेजिंग एक गलत प्रक्रिया है। यह स्वस्थ बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है। यह एक स्वस्थ और विकास कर रही कंपनी का संकेत नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह में शीर्ष पर काम कर रहे अधिकारियों और परिजनों का अतीत भी संदेहास्पद है। मसलन अडानी एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अडानी 2 बार 1999 और 2010 में गिरफ्तार हो चुके हैं। राजेश अडानी गौतम अडानी के छोटे भाई हैं। इनके ऊपर टैक्स फ्रॉड का आरोप है। इसी तरह अडानी परिवार के एक रिश्तेदार हैं समीर वोरा। इनके ऊपर हीरा व्यापार में घोटाले का आरोप है। डीआरआई की जांच इनके खिलाफ चल रही है। यह किसी कंपनी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते कि उसके शीर्ष अधिकारियों पर आधिकारिक आपराधिक मामले चल रहे हों। यह थोड़ा जटिल वित्तीय टर्म है। जितना मैं समझ पाया उसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। फ्लोट ऑफ कंपनी वह शेयर होता है जो खुले बाजार में लेन देन के लिए उपलब्ध होता है। सेबी का नियम कहता है कि यह कुल शेयर का कम से कम 25% होना चाहिए, या इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। अडानी समूह की सभी कंपनियों में प्रमोटर यानी मालिकों की शेयर होल्डिंग 72 से 75% के बीच है, यानी अधिकतम सीमा के आसपास। इसके अलावा सभी कंपनियों में 10 से 15% तक अतिरिक्त शेयर शेल कंपनियों और अपने करीबी लोगों के जरिए अडानी समूह ने घेर कर रखा है। इस तरह फ्लोट ऑफ कंपनी शेयर का दायरा महज 10% तक सिमट जाता है। यहां पर सप्लाई और डिमांड का फार्मूला लागू होता है। जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। प्रमोटर अपने हिस्से का शेयर कभी बेचते नहीं, ले देकर 10% हिस्से में ही खींचतान मची रहती है। हिंडनबर्ग के मुताबिक इसमें भी कृत्रिम तरीके से तेजी दिखाकर कीमतें बढ़ाई जाती हैं और इसका फायदा उन लोगों को मिलता है जो लगभग 90% शेयर पर कब्जा करके बैठे रहते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की मॉरिशस और केमन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन में तमाम शेल कंपनियां हैं जिनके जरिए ये 75% के ऊपर की शेयर होल्डिंग पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका सीधा निवेश सिर्फ अडानी समूह की कंपनियों में है और कहीं नहीं। यह भी बड़ी दिलचस्प जानकारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आई है। दुनिया के तीसरे सबसे धनी आदमी, फिलहाल 7वें, और भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने ने इतने बड़े औद्योगिक साम्राज्य की ऑडिटिंग एक नौसिखिया अनजान सी कंपनी को दे रखी है। 27-28 साल के अनुभवहीन नौजवान चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली फर्म अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियों की ऑडिटिंग करती है। इस कंपनी का नाम है धंधरिया एंड कंपनी। कंपनी के पास नाम भर का स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ भी 2-4 हैं। अरबों रुपए वाली अडानी समूह की ऑडिटिंग यही अनुभवहीन लोग करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह से कुल 88 सवाल पूछे हैं। उनके जवाब का इंतजार सबको है। इस पर अडानी समूह की 2 प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक तात्कालिक मीडिया स्टेटमेंट है और दूसरा 413 पन्नों का एक विस्तृत जवाब जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जवाब है। अडानी ग्रुप ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने से पहले तथ्यों की पुष्टि के लिए उनसे हिंडनबर्ग रिसर्च ने कोई संपर्क नहीं किया। यह चौंकाने वाली और परेशान करने वाली बात है। रिपोर्ट चुनिंदा, गलत और निराधार सूचनाओं को लेकर तैयार की गई है। इसका मकसद दुर्भावनापूर्ण है। जिन बातों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है उसे भारत की अदालतें खारिज कर चुकी हैं। अडानी ग्रुप के ग्रुप CFO जुगशिंदर सिंह ने कहा, हम हिंडनबर्ग रिसर्च पर छपी रिपोर्ट से हैरान हैं क्योंकि उन्होंने हमसे बिना संपर्क किए या फिर सही तथ्यों को वेरीफाई किए बगैर रिपोर्ट को पब्लिश किया है।
सिंह ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह रिपोर्ट लाई गई है। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट के समय को लेकर भी सवाल उठाया है। उसने कहा है कि एफपीओ से ठीक पहले जारी रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से इसे लाया गया है, जिसका मकसद अडानी ग्रुप की साख को बट्टा लगाना है। अडानी समूह अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत हिंडनबर्ग समूह के खिलाफ कार्रवाई का विकल्प आजमाएगा। फिलहाल तो लग रहा है कि रायता फैल चुका है। शायद अडानी जी छोटी सी चूक कर गए। पिछले दिनों उन्होंने इंडिया टीवी को अपनी सफलता का मंत्र बताया था, मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत 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 की बजाय अगर अडानी जी ने मोदी 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 कहा होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। जैसे बीबीसी वाली डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई, वैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी बैन हो जाती। फिलहाल तीर कमान से निकल चुका है। लगे हाथ थोड़ी सी बात मीडिया के हुड़क-चुल्लुओं को भी कर लेते हैं। जिस खबर का लेना देना देश के लाखों आम निवेशकों के करोड़ों रुपए से था, उसे हमारे मीडिया ने 4 तरीके से परखा। पहला हिस्सा उन घोघा बसंतों का था जिन्हें रिपोर्ट देखकर ही लकवा मार गया, लिहाजा उन्होंने एक तरफा चुप्पी साध ली। वैसे भी इनके पास चोंच लड़ाने के लिए हिंदू मुसलमान, भारत जोड़ो यात्रा की गड़बड़ियां, पठान फिल्म की सफलता असफलता और नेहरू की नाकामियां तो थी ही। झूमे रे पठान। जी हाँ, आज हम हल्ला बोल में बात करेंगे शाहरुख की फिल्म पठान की। अंबेडकर अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे और सबसे विद्वान नेता थे। उनके पास अलग अलग विषयों की 32 डिग्री थी और इसीलिए शायद उस समय के कुछ नेता उनसे ईर्ष्या रखते थे। वो शानदार अंग्रेजी बोलते थे और इनमें से एक नेता को आप सब जानते होंगे, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि ये भी सच है कि जब कोई राम मंदिर को तोड़ने की बात करता है या हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है तो तब उस बयान का विरोध नहीं किया जाता। तो वहीं दूसरी ओर हिंदू सनातन की बात करने वालों को टारगेट किया जाता है। ये आपकी स्टूडेंट यूनियन जेएनयू सिर्फ गलत कारणों से ही चर्चा में क्यों रहता है? कहाँ गलत कारणों से चर्चा में रहा है? भाई टुकड़े टुकड़े गैंग का इजाद आपके यहाँ से हुआ। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे भले से बाहरी लोगों ने लगाए, अंदरूनी लोगों ने लगाए, लगे तो जेएनयू में ही थे। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात दीपक जी, सबसे पहली बात, सिरे से अडानी समूह की खबर गायब। घोघा बसंतों का दूसरा हिस्सा वह था जो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि जब अडानी समूह का जवाब आएगा तब ये अपनी तलवारें भांजना शुरू करेंगे। तब तक आराम फरमाते हैं। इसमें शामिल खिलाड़ियों को देखिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। तीसरा हिस्सा डिजिटल मीडिया के उस हिस्से का था जिसे वामपंथी भारतद्रोही कहकर आसानी से खारिज किया जा सकता है। इस मीडिया पर हिंडनबर्ग की खबरें आई पर नक्कार खाने में तूती की तरह दब कर रह गईं। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। बीते 2 दिन से अडानी के शेयर धारक परेशान हैं। उनके खरीदे शेयर्स की कीमत धड़ाधड़ गिर रही। What's happened is that the American firm Hindenburg came out with its report. It's a 32,000 word report, at the end of which the big news of the week is a sensational report released by short seller Hindenburg Research that accuses Adani Enterprise of pulling off the largest con in corporate history. चौथा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का रहा, जहां इस खबर को भरपूर कवरेज मिली, लेकिन विदेशी भाषा में स्वदेशी ज्ञान, जैसे जंगल में मोर का नाच गान। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह शांति देवनाथ और असमत अली की भारतीय नागरिकता साबित करने की जद्दोजहद की कहानी है। असम की नागरिकता सियासत के कोल्हू में पिस रही 2 जिंदगियों की कहानी। क्यों बांग्लादेशी बोलता है? कैसा लगता है? खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। जहर खा लूंगा या एक शराब का बोतल ले आऊंगा, उसमें डाल दूंगा जहर, खा लूंगा, ना तो ट्रेन के नीचे में जाके गिर जाऊंगा, गिर के मर जाऊंगा। बीते कुछ सालों में दोनों पर ये आरोप लगा कि वो बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से भारत में घुस आए हैं।
शांति देवनाथ पर ये आरोप 2001 में लगे और असमत अली पर 2013 में। साल 2022 में दोनों अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने में कामयाब हुए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।